लेकिन कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, रस्सी आवत जात सिर्फ पर निशान। आपको अभ्यास से तपना होगा। हर एक क्वेश्चन को गहराई से समझिए। उसका एथिल अल्कोहल ये कभी भी ऑप्शन में आए तो आपको याद रखना है कि ये हम लोगों का आंसर नहीं होगा। तो वो जितना भी उदाहरण होगा वो आदर्श घोल का होगा, एक ही जैसा, लेकिन जो थोड़ा सा अलग हुआ, जैसे यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर कितना हो जाएगा 2। ये आपका कंसेप्ट है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्त आशीष पब्लिकेशन पर। और हम लोग बेहतर सा ऑब्जेक्टिव सीख रहे थे। और दोस्त हमारे कहने और करने से नहीं होगा दोस्त, आपको जुड़कर ये चीज़ों का हर एक चीज़ का लुत्फ उठाना होगा। हम जानते हैं पहला बार यदि आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको बोरिंग सा फील होगा, लेकिन कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, रस्सी आवत जात सिर्फ पर निशान। आपको अभ्यास से तपना होगा। हर एक क्वेश्चन को गहराई से समझिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, उसको बहुत अच्छा से आप लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप लोगों का कंसेप्ट अच्छा तरीका से क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग सीखते चलते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। देखिए इसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन सा अनुषंग गुणधर्म है। आपको दिमाग पर यह छाप बना के रख लेना है कि बस 4 और 4 अनुषंग गुणधर्म होता है। अनुषंग गुणधर्म उसको बोलते हैं जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। जैसे चीनी और पानी को मिलाए जल में तो ये मैटर नहीं करता है कि चीनी और पानी मिलाएं, ये डिसाइड करता है कि चीनी और पानी के कितना अणु इसमें मिला। चीनी और नमक से हमको मतलब ही नहीं है, तो ये प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहा है, वो घुलने वाले अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहा है। ऐसे को बोलते हैं अनुषंग गुणधर्म। और ये 4 होता है। कौन कौन? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या क्या हम आपको बताएं, याद रखना है। कौन कौन बताएं आप लोगों को? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। फिर हो जाएगा आप लोगों का क्वथनांक में, क्वथनांक में उन्नयन। फिर हो जाएगा आपका हिमांक में अवनमन। फिर हो जाएगा परासरण दाब। आपका 4 ऐसा प्रॉपर्टीज है जो अनुषंग गुणधर्म के श्रेणी में आता है, और इसके अलावा जो भी है वो अनुषंग गुणधर्म नहीं है। अब आइए इस सवाल पर आ जाते हैं। क्या आपका परासरण? हाँ, ये हम लोग का पहला आंसर ही हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? परासरण। फिर बोल रहा है अनुषंग गुणधर्म। अब आप जानते हैं क्या आंसर होगा? परासरण दाब। फिर ये सवाल यदि कभी भी आए इस तरीका के, अब आप लोग वो जो चारों अनुषंग गुणधर्म जो हमने आपको बताया, अभी जो भी हमने आपको चारों अनुषंग गुणधर्म के बारे में हमने आपको बताया, वो डिपेंड किस पर करता है? वो डिपेंड करता है किस पर? तो वान टॉफ गुणांक यानी आई पर निर्भर करता है। वो किस पर निर्भर करता है? वान टॉफ गुणांक यानी आई पर निर्भर करता है। और ये वान टॉफ गुणांक कैसे निकलता है? तो वियोजन के बाद कितना अणु हो गया और वियोजन के पहले कितने अणु है, यानी वियोजन के बाद अणुओं की संख्या और वियोजन के पहले के अणुओं की संख्या, इसी के अनुपात को हम लोग वान टॉफ गुणांक कहते हैं। तो सवाल उठता है कि भैया वियोजन के बाद कैसे अणु निकलता है। अब जैसे हम आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल रख देते हैं। जैसे में हम आपके एक सामने एग्जाम्पल रखे, NaCl के लिए आई निकालिए, क्योंकि जिसके लिए आई अधिक होगा उसके लिए चारों अनुषंग गुणधर्म, केवल आपसे पूछा है हिमांक में अवनमन, ना हो सकता है क्वथनांक में उन्नयन पूछ दे, हो सकता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पूछ दे, हो सकता है परासरण दाब, लेकिन ये चारों अनुषंग गुणधर्म उसी का अधिक होगा जिसका आई का मान अधिक होगा। अब सवाल उठता है आई का मान कैसे अधिक निकालेंगे? तो इसको तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद जिसका जितना ज्यादा अणु टूटेगा, जैसे इसमें टूटेगा एक Na+ और एक Cl-, वही एग्जाम्पल ले ले, MgCl2 का एग्जाम्पल ले ले, तो एक टूटेगा Mg2+ और टूटेगा Cl- में, और ये कितना Cl है? 2। इस प्रकार से। तो अब आप लोगों को वान टॉफ गुणांक निकालना है। इसके लिए वान टॉफ गुणांक निकालिए। तो वियोजन के बाद कितना अणु हो गया? 1 1 2। पहले कितना था? 1, यानी हमारा 2 हो गया। इसके लिए निकालना है तो बताइए वियोजन के बाद कितना हो गया? 2 1 3। पहले कितना है? 1,
तो कितना हो जाएगा 3। यानी वियोजन के बाद कितना हो गया और वियोजन के पहले, यही हम लोगों का निकलता है क्या, वांट ऑफ गुणांक। यानी यदि आप वांट ऑफ गुणांक का मान निकाल देंगे, अब बताइए आप पूछेंगे कि इसका अधिक है या इसका, तो बोलेंगे सर MgCl2 का, क्योंकि इसमें 3 है और इसमें 2 है, और जिसका I का मान ज्यादा उसका अनुसंग गुणधर्म ज्यादा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल हो जो इसको तोड़ेंगे नहीं, उसके लिए एक ही होता है वांट ऑफ गुणांक का मान। देखिए कौन कौन, चाहे आपका ऑप्शन में ग्लूकोज हो, ये कभी भी आंसर होगा ही नहीं, ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज को ही चीनी बोलते हैं, यूरिया हो जाएगा, एथिल अल्कोहल, ये कभी भी ऑप्शन में आए तो आपको याद रखना है कि ये हम लोगों का आंसर नहीं होगा। अब आइए हम लोग सवाल पर आ जाते हैं। तो क्या बोल रहा है कि इतना ग्लूकोज के तुलना में MgCl2 विलयन का हिमांक मोनोमर बताइए। तो पहले 0 पॉइंट इतना हमारा ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के लिए हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि टूटेगा ही नहीं, और इसके लिए हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो आप बताइए कि ये MgCl2 इसके तुलना में कितना गुना है, तो 3 गुना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लगभग 3 गुना। ओके, अब आइए हम लोग आएगा सवाल देखते हैं। बोल रहा है CaNO3 होल ट्वाइस का वांट ऑफ गुणांक कितना होगा। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं, जैसे ही उसको तोड़ेंगे तो ये 2 भागों में टूट चुका होगा। किस किस में, तो Ca2 प्लस और NO3 माइनस, Ca2 प्लस और क्या हो जाएगा NO3 माइनस में। तो ये आप लोगों का कितना हो गया, 2 कितना हो गया 3। यानी जब वांट ऑफ गुणांक निकालेंगे तो इसके लिए वांट ऑफ गुणांक का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो गया। फिर बोल रहा है कि विलयन का अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण है, आप जान चुके हैं 4 होगा, वो बार बार आपको रिपीट कराया है। कौन सा आंसर होगा, आप लोगों से जवाब है क्या, क्वथनांक में उन्नयन हो गया। अब आइए हम लोग अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल बोल रहा है घोला के 1 kg में उपस्थित घुल्ले के मोलों की संख्या कहते हैं। आइए हम इसके लिए आपको थ्योरी दे रहे हैं। देखिए, एक होता है मोलरता और एक होता है आपका मोललता। एक होता है मोलरता और एक होता है मोललता। मोलरता के लिए क्या होता है, विलय। दोनों में विलय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, घुल्ले बोलते हैं। घुल्ले के मोलों की संख्या बटा में विलायक, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, घोलक के मोलों की संख्या, ओहो, घोलों के मोलों की संख्या नहीं, घोलक का द्रव्यमान, घोलक का द्रव्यमान। यदि यहां पर हम लोग केजी में लिख दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन मान लीजिए यदि यहां पर हम लोग ग्राम देंगे तो हमको 1000 से भागा देना होगा, और 1000 प्लट के कहां चला जाएगा, ऊपर। यदि यहां पर केजी लिख दिए तो यहां पर 1000 से गुना करने की जरूरत नहीं है। यदि केजी लिख दिए हैं तो हमको 1000 से गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए मोलरता के लिए शुद्ध देखें। विलय शुद्ध देखिए, डिफिनीशन क्लियर। विलय कोष्ठ में क्या हो जाएगा, घुल्ले के मोलों की संख्या बटा में विलयन, यहां पर शब्द इंपॉर्टेंट है, विलयन। विलयन मतलब क्या, घोल का आयतन। आयतन किसमें, लीटर में। यदि यहीं पर मिलीलीटर होता तो 1000 से भागा देते, पलट के इधर कहा जाता गुना में। अब आइए हम लोग इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। कभी भी यदि अनुपात वाला कोई भी डिफिनीशन होगा, नीचे वाले नाम क्या एकांक लगाते हैं। लगाइए एकांक। विलायक का द्रव्यमान कितना, 1 kg में। विलायक का द्रव्यमान नीचे कितना रखा गया, 1, तो 1 रखा गया तो ऊपर वाले को बोल देंगे। अब विलायक बोले या फिर घोलक बोले तो बोलेंगे 1 kg कितना, 1 kg घोलक में, 1 kg घोलक में घुल्ले के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं। ओहो, यहां पर चीजें बदल जाएंगे। मोलरता और मोललता में थोड़ा सा, ये जो हम लोग डिफिनीशन दिए ये किसके लिए हो गया, मोललता के लिए, और ये हो जाएगा आपका मोलरता के लिए। चलिए सही है। अब आइए देखिए यहां पर तो क्या बोलेंगे, विलायक के 1 kg द्रव्यमान में, या फिर बोल सकते हैं घोलक का द्रव्यमान 1 kg में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोललता बोलते हैं।
वही मोलरता का डिफिनेशन देंगे तो बोलेंगे घोल का आयतन 1 लीटर में, या फिर बोलेंगे 1 लीटर आयतन में उपस्थित घुल्ल के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। दोनों डिफिनीशन हमारा क्लियर है। क्या बोलेंगे? घोल का 1 लीटर आयतन में घुल्ल के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। आसान है। तो बस केवल यही हम लोगों का कंफ्यूजन नहीं करना है। अब आइए हम लोग आपको दिखा रहे हैं थ्योरी क्या है। देखिए यहां पर क्या इस्तेमाल किए गए? घोलक। घोलक तो हमारे मोलरता के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन यहीं पर घोलक के जगह पर क्या शब्द इस्तेमाल हो जाए? घोल इस्तेमाल हो जाए, और केजी के जगह पर 1 लीटर इस्तेमाल हो जाए, तो हमारा आंसर क्या होता? मोलरता होता, या फिर मोलर सांद्रता। हो सकता है इस बार आप लोगों का मोलर सांद्रता, हो सकता है इस बार आप लोगों को मोलरता दिया है। जैसे यहां पर घोलक मतलब विलायक कि 1 केजी में उपस्थित क्या होगा, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मोलरता। लेकिन काश वहां पर घोलक के जगह पर घोल होता और 1 केजी की जगह पर 1 लीटर होता, तो उसके मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते? मोलरता बोल देते। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं, इसलिए आंसर क्या होगा? मोलरता, या इसी को हम लोग बोलते हैं मोलल सांद्रता। कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर कंसेप्ट रखना है। अब आइए फिर अगला क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहा है कि वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर बिना संयोजन में बिना किसी प्रकार के उबले, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण वो होता है कि जब दो विलयन को आपस में मिलाएं और उसका तापमान में कोई परिवर्तन ना हो, स्थिर क्वथनांक हो उसका, तो उसी को बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिश्रण। इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण होगा। हो गया। फिर अगला सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है? पहले यहां से आप लोग अप्रोच करेंगे। देखिए कभी भी आदर्श घोल का जो भी एग्जाम्पल होगा ना, उसका नाम एक ही जैसा होता है, उसका नाम लगभग एक ही जैसा होगा। जैसे बेंजीन, टाओलिन एक ही जैसा नाम लग रहा है, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल एक ही जैसा नाम लग रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिका टेट्राक्लोराइड, ये अप्रॉक्स नाम एक ही जैसा होता है। तो वो जितना भी उदाहरण होगा वो आदर्श घोल का होगा, एक ही जैसा। लेकिन जो थोड़ा सा अलग हुआ, जैसे क्लोरोफॉर्म एसीटोन, आपका एग्जाम्पल ले ले एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल एग्जाम्पल ले लिए, और क्या ले लिए? जल ले लिए, यानी वाटर। यानी इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल ले लिए, तो ये हम लोग का क्या होता है? ये अनादर्श होता है। क्या होता है? अनादर्श। अब सवाल उठता है कि अनादर्श भी 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो धनात्मक वाला कौन होगा, ऋणात्मक वाला कौन होगा? तो ये जो होता है ये हम लोगों का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, और ये हम लोग क्या होता है? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इसको ऐसे ही नॉर्मली याद करना है, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे आगे आएगा हम आपको बताते चलेंगे। देखिए फिर बोल रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 घोलक में घुलाया गया तो घोल को कहते हैं। अब भैया यहां पर 18 ग्राम ग्लूकोज बोला गया है, और 18 ग्राम ग्लूकोज में कितना घोलक बोला गया है? 1000। तो आपको बताना है ये किस पर जाएगा। तो यहां पर 1000 घोलक दिया गया, यानी घोलक कहने का मतलब क्या? घोलक कहने का मतलब विलायक। तो आपको थोड़ा सा यहां से ऑब्जर्व करना होगा कि ये हम लोग का इस फॉर्मूला पर जाएगा, मोलरता पर। और मोलरता के लिए हम लोग को सबसे पहले ढूंढना होगा कि जो विलय है उसका दिया गया द्रव्यमान कितना है, फिर उसका मोलर द्रव्यमान कितना है, फिर विलायक का द्रव्यमान कितना है, और गुना में क्या हो जाएगा? 1000। तो बताइए इसमें घुलने वाला कौन है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना दिया गया? 18। और इसका मोलर द्रव्यमान कितना है ग्लूकोज का? तो इस ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। और जब इसका निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 72, 12 और 96। इस सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 180। यानी यहां पर हो जाएगा कितना? 180। और गुना, और हम लोग का क्या हो जाएगा? विलायक का कितना हो जाएगा? 1000। और यहाँ पर सूत्र के अनुसार 1000 से क्या करेंगे? गुना। 1000 से 1000 खत्म हो गया। ये अप्रॉक्स 0 पॉइंट कितना हो गया? 1 मोल। मोलल हो गया 0.1 क्या हो गया? मोलल। यही हमारा एग्जैक्ट क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी यहां से कैसे पकड़ में आया कि हम मोलरता का सूत्र लगाएंगे या मोलरता का? तो चूंकि घोलक दिया गया था, घोलक मतलब विलायक, और विलायक जो होता है वो मोलरता के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सीख चुके होंगे। यहां से आपको ऑब्जर्व हुआ कि हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या आने वाला है। देखिए यहां पर 2 चीजें हैं, एक मोलर है, एक मोलल है। तो इस्तेमाल होगा हम लोगों का मोलल, क्योंकि ये मोलरता है। वही मोलरता हो जाए तो हमारा आंसर होता है ये, यानी हमारा आंसर सी नहीं होगा, हमारा आंसर बी होगा। आइए फिर हम अगला सवाल पर आ जाते हैं।
बोले किसका क्वथनांक में गुण अधिकतम होगा? हमने आपको पीछे ही बताया है कि जिसका भी वान टॉप गुणांक अधिकतम होगा उसका ये मान अधिक होगा। और वान टॉप गुणांक किसका अधिक होता है? जिसमें वियोजन के बाद अणुओं की संख्या अधिक होता है। अब कुछ तो ऐसे अणु होते हैं जो टूटते ही नहीं है, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया नहीं टूटते, तो बचा क्या? NaCl। और टूटने के बाद कौन कौन में टूटेगा? एक Na प्लस में और एक Cl माइनस में टूटेगा। यानी टूटने के बाद अणु कितने हो गए? 2, और पहले कितना था? यानी यहां पर हमारा एग्जैक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 2। ये आपका कंसेप्ट है, यानी आंसर क्या होगा? सी। फिर बोल रहे हैं HCl एवं H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में कितना HCl की मात्रा होता है? ये आपको याद रखना है कि 20.2%। यदि इससे मात्रा थोड़ा कम या ज्यादा कर दिया जाए ना तो स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं होता है। पता चले कि उससे पहले कोई ज्यादा ही उबल गया, उसे क्वथनांक में परिवर्तन आ गया, इस तरीका से। फिर बोल रहे हैं किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता? इसके लिए एक ट्रिक है, जिसके भी फॉर्मूला में आयतन नहीं होता है वो ताप पर निर्भर नहीं करेगा। 2 ही होता है, कौन कौन? एक तो होगा आपका मोललता और एक होता है मोल अंश या मोल प्रभाज। 2 आप लोगों का ऑप्शन मिलेगा, बार बार आपको बता रहे हैं, ये आपको याद रखना है। मोललता, मोल अंश या मोल प्रभाज, ये आपको याद रखना है। ये इसका फॉर्मूला में आयतन नहीं होता है, इसलिए ये ताप पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब तापमान बढ़ाते हैं तो उसका आयतन बढ़ता घटता है, लेकिन जो द्रव्यमान है 5 केजी चीज 5 केजी है, लेकिन जब उसका ताप कर बढ़ाते हैं तो पहले छोटा सा स्थान में स्थान घेरा था, अब उसको हीट करने पर थोड़ा ज्यादा स्थान घेर लिया, यानी उसके द्वारा स्थान को बदला जाए, उसका स्थान घेरने की क्षमता घट रहा है, बढ़ रहा है तापमान के कारण, यानी आयतन में परिवर्तन हो रहा है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो एग्जैक्टली हमारा आंसर क्या होगा? मोललता। यह और भी हो सकता है मोल अंश या मोल प्रभाज। एक्चुअली इस ऑप्शन में केवल मोललता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। फिर आइए हम लोग अगला प्रश्न पर आते हैं और बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन राउट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? आपको जो एक ही जैसा सूत्र दिखाई दे रहा है ना, वो तो भैया हमारा आदर्श विलयन होगा। तो कौन कौन? ये बेंजीन टाउलिन, हमने पीछे भी आपको बताया, ये एक ही जैसा है। फिर ये थोड़ा अलग है, तो ये हम लोग का नहीं होगा, ये एक नहीं होगा। और देख लेते हैं। फिर उसके बाद अब देखिए, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पास 3 ऑप्शन हो गया। एक बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये भी हम लोग का नहीं होगा। धनात्मक विचलन कौन प्रदर्शित करता है? तो एक हो जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म एवं एसीटोन, यानी एक्चुअली ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी जब धनात्मक विचलन उसको बोलते हैं कि जब हम लोग उसको मिलाएं, जब हम उसको मिलाएं और मिलाने के बाद उसका आकार जो है पहले की तुलना में उसका बंधन बल कमजोर हो और उसका आयतन पहले की तुलना में बढ़ जाए, उसको बोलते हैं धनात्मक विचलन। और यदि घट जाता है तो ऋणात्मक। तो किसको किसको? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाने से उसका आयतन में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है, यानी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। फिर बोल रहा है कि प्रासरण दाब को कौन सा? तो प्रासरण दाब के लिए फॉर्मूला आपके लिए काम का है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, पाई बराबर NRT, यही संबंध है। बट इसको क्या किया तो थोड़ा सा आगे N बटा में V और यहाँ पर RT, तो यहाँ से निकलता है पाई बराबर CRT। और पाई को कोई किताब P लिखता है, तो आपको जो भी पसंद है वो इस्तेमाल कीजिए और फिर विश्वास कीजिए। आप लोग ढूंढ लीजिए कौन सा आंसर होगा। पाई बराबर CRT आपको कोई ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए नीचे ला दिया है। यही भागा में C इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में, यानी पाई बराबर CRT। थोड़ा देखिए, आपको ये सब याद करे गए और आपको घुमाकर ऐसा एग्जाम में दे दिया, आप घूम गए और आपका रिजल्ट भी घूम गया। तो ये थोड़ा सा आप लोग देखिए। अब आइए हम लोग थोड़ा सा अंत की ओर चलते हैं, और अंतिम कहाँ है? शायद 4-5 क्वेश्चन है। देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंग गुणधर्म नहीं है? आप लोग जान चुके हैं कौन सा हमारा अनुसंग गुणधर्म नहीं है। तो हमारा वाष्प दाब। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन होता तो हमारा सही होता, लेकिन केवल वाष्प दाब दिए इसलिए हमारा ये नहीं होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिर बोल रहे निम्नलिखित में से किस यौगिक का जलीय घोल का प्रासरण दाब असामान्य होता है? यानी असामान्य मतलब किसका पहले के तुलना में घट गया? जिसका भी वान टॉप गुणांक 1 से 1 के बराबर नहीं होता है वो हमारा क्या होगा? वो असामान्य मोलर द्रव्यमान दिखाएगा, यानी उसके पहले की तुलना में या तो अणुओं की संख्या घट गया है या फिर बढ़ गया है। देखिए, कभी भी यूरिया नहीं टूटता है, ग्लूकोज नहीं टूटता है, सुक्रोज नहीं टूटता है, लेकिन हाँ साधारण लवण NaCl तो टूट चुका होगा। अब ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा? अब Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। अब ये टूटने के बाद कितना अणु हो गया? 2। पहले कितना था? 1। और ये हमारा एग्जैक्ट आंसर कितना आ गया? 2। अब आप क्या सीखे? अब आपको पता चला कि यार यही एक ऐसा है ना जिसका I का मान 1 के बराबर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? साधारण नमक। जिसका भी I का मान 1 के बराबर होता है वो हमारा सामान्य मोलर द्रव्यमान दिखाता है, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया। इसका बात हम लोग पीछे भी करते आए हैं।
फिर अगला सवाल बोल रहा है कि वह विलयन जो राउट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है उसे कहा जाता है। तो चाहे धनात्मक विचलन बोले या फिर ऋणात्मक विचलन बोले, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, अनादर्श विलयन बोलते हैं। और अनादर्श विलयन के लिए आपको पीछे बताया गया कि इसका आयतन में परिवर्तन होता है, सॉरी आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, और इसके एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है, सॉरी होता है। ऐसे इसके आयतन में परिवर्तन होता है, यही बताना चाहते हैं कि इसके आयतन में परिवर्तन होता है और इसके एंथैल्पी में परिवर्तन भी क्या होता है। ये नॉट इक्वल टू जीरो करने का मतलब कि जीरो के बराबर नहीं है। जीरो कब होगा, जैसे यहां पर भी और यहां पर भी में से भी गया कितना हो गया, जीरो। तो यदि हमारा डेल भी बराबर जीरो लिखे, इसका मतलब परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर भी और यहां पर भी, तबे ना परिवर्तन नहीं हुआ। तो जब परिवर्तन नहीं हुआ तो जीरो के बराबर कहेंगे, और जब परिवर्तन हुआ तो नॉट इक्वल टू जीरो कहेंगे। ये आपका दो शर्त भी है अनादर्श विलयन का। कभी भी ऐसा ऑप्शन में आ जाए, और वो भी ऑप्शन में पूछ सकता है कि किसके लिए हम लोग का शून्य से ज्यादा होगा, तो धनात्मक विचलन के लिए, और किसके लिए शून्य से कम होगा, तो ऋणात्मक विचलन के लिए। अब सीख चुके हैं आप लोग। फिर अगला सवाल बोल रहा है कि समप्रासरी विलयन का क्या बराबर होता है। तो दो चीजें बराबर होती है, एक परासरण दाब बराबर होता है, और कभी भी ऑप्शन में ये शब्द आ जाए मोलरता, या इसी के लिए एक शब्द नया नाम डालते हैं क्या, मोलर सांद्रता, तो हमारा आंसर सेम होगा। आइए फिर हम लोग अगला सवाल पर आ जाते हैं। फिर बोल रहा है फेरिक ऑक्साइड कोलाइडी विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित में से किसका वैद्युत अपघट्ट सबसे कम प्रभावी होता है। ये आप लोगों का क्वेश्चन आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं, ये आप लोगों का अंतिम प्रश्न है, आप लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं। आप लोग इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।